BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम। अध्याय 481 रक्त नदी का जाल। मध्य क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में त्यानिक्सुआन शहर नाम का एक बड़ा शहर था जो मध्य क्षेत्र के करीब स्थित था। त्यानिक्सुआन शहर के भीतर सबसे शक्तिशाली परिवार सीटू कबीला था। कबीले के छिपे हुए कुलपति सीटू त्यानिक्सुआन पहले से ही 8 सितारा डू पूर्वज के स्तर तक पहुंच चुके थे। उनकी ताकत फेंगलेई उत्तरी मंडप के गुरु त्यानलीजी के बराबर थी। हालांकि सीटू त्यानिक्सुआन, जो एक शांतिपूर्ण और एकांतप्रिय पारिवारिक कुलपति प्रतीत होते थे, बाहरी तौर पर खेती के लिए एकांत में रहने का दावा करते थे। वास्तव में वह 100 साल से भी पहले गुप्त रूप से हुन हॉल में शामिल हो गए थे। संगठन के भीतर उन कुछ रक्षकों में से एक बन गए जिन्होंने अभी भी अपने भौतिक शरीर को बरकरार रखा है। सीटू त्यानिक्सुआन ने इस रहस्य को अच्छी तरह से छिपाया था, इस हद तक कि उनके अपने परिवार को भी उनकी निष्ठा के बारे में पता नहीं था। उनका प्राथमिक कर्तव्य गुप्त रूप से हुन हॉल के संरक्षकों को उनके मिशन में सहायता करना, उन्हें खुफिया जानकारी और सहायता प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त उन्होंने त्यानिक्सुआन शहर के बाहर लगभग 200 से 300 मील दूर एक उजाड़ पहाड़ी क्षेत्र में हुन हॉल के सदस्यों के लिए एक अस्थायी सभास्थल का निर्माण किया था। पिछले कुछ दिनों से सीटू त्यानिक्सुआन प्रतिदिन इस पर्वतीय सभास्थल पर प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान जू त्यानजुन ने मुझे 10 दिन पहले यहाँ प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया था। मुझे आश्चर्य है कि वह कब आएंगे, सीटू त्यानिक्सुआन ने अपनी जगह पर खड़े होकर धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके 10 फीट आगे की जगह में अचानक हिंसक रूप से विकृत होने लगा। स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए सीटू त्यानिक्सुआन ने तुरंत अपनी मुद्रा को अत्यंत श्रद्धा के साथ समायोजित किया। गड़बड़ी की ओर गहराई से झुकते हुए उसने ऊंची आवाज में पुकारा, आपका अधीनस्थ सीटू त्यानिक्सुआन भगवान जू त्यानजुन का सम्मानपूर्वक स्वागत करता है। अगले ही पल विकृत स्थान से 2 अत्यधिक भयावह आभाएं निकलीं। अपनी झुकी हुई निगाह के कोने से सीटू त्यानिक्सुआन ने 2 रक्तलाल आकृतियों को उभरते हुए देखा। वह दूसरा व्यक्ति कौन है? उसकी आभा भगवान जू त्यानजुन की आभा से भी ज्यादा भयावह क्यों लगती है? सीटू त्यानिक्सुआन ने घबराहट में सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सीटू त्यानिक्सुआन, ये सम्मानित व्यक्ति हुन हॉल का चौथा त्यानजुन भगवान जूहे है। तुरंत अपना सम्मान दिखाएं। जैसे ही सीटू त्यानिक्सुआन उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, एक चिढ़ भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। चौथा त्यानजुन। ये सुनकर सीटू त्यानिक्सुआन का दिल धड़क उठा। हुन हॉल के 9 महान त्यानजुन में से चौथा त्यानजुन अथाह शक्ति का अस्तित्व था। इस तरह की आकृति व्यक्तिगत रूप से यहाँ पहुंची थी, ये देखकर वह स्वाभाविक रूप से घबरा गया। फिर भी उसकी आशंका के साथ साथ उत्साह की भावना भी थी। आखिरकार अगर वह चौथे त्यानजुन जूहे जैसे भयानक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ संबंध बना सकता है तो लाभ अथाह होगा। नमस्कार भगवान जूहे। सीटू त्यानिक्सुआन की आवाज में पहले की तुलना में ज्यादा प्रयास और श्रद्धा थी जब उसने जू त्यानजुन का अभिवादन किया था। उसका सम्मान अब अपने चरम पर था। हालांकि अपने अत्यधिक सम्मान के प्रदर्शन के बावजूद जूहे, जो खड़ा था जू त्यानजुन के बगल में, उसे एक नज़र भी नहीं बख्शी। गुरु, मैंने पहले जिस खजाने का जिक्र किया था वही सीटू त्यानजुआन देने का इरादा रखता है, जू त्यानजुन ने संदेश भेजा। ये सुनकर जूहे ने आखिरकार थोड़ा सिर हिलाया। इस बीच जू त्यानजुन सीटू त्यानजुआन की ओर मुड़ा, जो झुके हुए थे, और आज्ञाकारी लहजे में कहा, भगवान जूहे व्यक्तिगत रूप से आ चुके हैं। उन्हें तुरंत खजाना वापस लाने के लिए ले चलो। भगवान जूहे को खजाना वापस लाने के लिए ले चलो। सीटू त्यानजुआन क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। हालांकि उसने जल्दी से स्थिति को समझ लिया। तो जू त्यानजुन का इरादा उस खजाने को पेश करने का है जो मैं सीधे भगवान जूहे को देने जा रहा था। यह महसूस करते हुए सीटू त्यानजुआन जू त्यानजुन के प्रति कृतज्ञता की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अपना सिर ऊपर उठाते हुए उसने अत्यंत सम्मान के साथ कहा, भगवान जूहे, वह स्थान जहां खजाना संग्रहित है यहां से कुछ दूर है। समय बर्बाद करना बंद करो और रास्ता दिखाओ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जूहे ने उसे तीखी फटकार के साथ रोक दिया। जूहे के बोलते ही सीटू त्यानिक्सुआन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह आगे बढ़ने के लिए मुड़ा, जू त्यानजुन ने अचानक फिर से कहा, गुरु, कृपया पहले वहां जाएं। मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने हैं और मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा। हाँ। जू त्यानजुन की बातें सुनकर जूहे ने ज्यादा नहीं सोचा और बस सिर हिला दिया। अगले ही पल वह सभास्थल को सुनसान पहाड़ों में छिपाकर सीटू त्यानिक्सुआन के पीछे चल पड़ा। ... सीटू त्यानिक्सुआन आगे बढ़ गया। हालांकि वह जूहे के साथ अकेले रहने के दुर्लभ अवसर से रोमांचित था, लेकिन किसी कारण से वह उससे बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब वे सभास्थल से 100 मील से ज्यादा दूर चले गए तो जूहे के दिल में अचानक एक अजीब सी भावना पैदा हुई। वह रुका और आगे वाले आदमी को पुकारा, तुम्हारा नाम सीटू त्यानिक्सुआन है ना?
जूहे को सीधे संबोधित करते हुए सुनकर सीटू त्यानेक्सुआन खुशी से अभिभूत हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये बहुत बढ़िया है, मुझे आखिरकार लॉर्ड जूहे से बात करने का मौका मिला है। लॉर्ड जूहे को रिपोर्ट करते हुए, हाँ, मैं सीटू त्यानेक्सुआन हूँ, उसने उत्साह से उत्तर दिया। आपको कैसे पता चला कि उस घाटी में एक स्वर्गीय ज्वाला थी? मैं इस प्रक्रिया में था। स्वर्गीय ज्वाला? जूहे के अगले प्रश्न ने सीटू त्यानेक्सुआन को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। लॉर्ड जूहे, अभी क्या आपने स्वर्गीय ज्वाला के बारे में पूछा था? सीटू त्यानेक्सुआन ने असमंजस में पूछा। जूहे ने गहरी भौहें सिकुड़ी और धीमी आवाज में कहा, क्या आपने दावा नहीं किया था कि आपने एक स्वर्गीय ज्वाला की खोज की है और इसे मुझे अर्पित करना चाहते थे? लेकिन चूंकि आपकी शक्ति इसे प्राप्त करने के लिए बहुत कम थी, इसलिए आपने अनुरोध किया कि मैं व्यक्तिगत रूप से आऊं। क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं है? मैं सिर्फ कुछ साधारण खजाने चढ़ाना चाहता था। मुझे किसी भी स्वर्गीय ज्वाला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जूहे के शब्दों को सुनकर सीटू त्यानेक्सुआन पूरी तरह से चौंक गया और उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। ये सुनकर जूहे के शरीर से एक ठंडी आभा फूट पड़ी और उसने धीरे से कहा, उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। उसका इरादा क्या है? जैसे ही उसकी आवाज़ निकली, 100 मीटर से ज्यादा फैला एक विशाल बैंगनी आग का जाल अचानक प्रकट हुआ, जिसने उसे और सीटू त्यानेक्सुआन दोनों को पूरी तरह से घेर लिया। जिस समय ये बैंगनी आग का जाल दिखाई दिया, आसपास का तापमान लगभग तुरंत बढ़ गया। दर्जनों मीटर दूर से भी जूहे और सीटू त्यानेक्सुआन दोनों को असहनीय जलन महसूस हुई। तीव्र गर्मी की प्रतिक्रिया में जूहे के शरीर पर तुरंत ही लाल रंग के खून की एक मोटी परत जम गई। सीटू त्यानेक्सुआन ने चिलचिलाती गर्मी का प्रतिरोध करने के लिए जल्दबाजी में डूक्यूई की सुरक्षात्मक बाधा को सक्रिय किया, लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए वह लंबे समय तक नहीं टिक सका। 10 सेकंड से भी कम समय में जैसे ही उसकी डूक्यूई ऊर्जा समाप्त हुई, उसका अवरोध एक पल में टूट गया। जलती हुई गर्मी ने सीधे उसके शरीर को जला दिया, जिससे उसकी त्वचा लाल हो गई और तेजी से छाले पड़ गए। कुछ ही क्षणों में असहनीय गर्मी के कारण उसकी मांसपेशियां और आंतरिक अंग भी सूज गए। आखिरकार उसका पूरा शरीर फट गया और पीछे केवल एक भयावह रूप से उजागर सफेद कंकाल रह गया। ये देखकर कि सीटू त्यानेक्सुआन कितनी जल्दी मर गया, जूहे ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, जू, मैंने तुम्हें कौशल सिखाया, तुम्हें एक नाम दिया और तुम मुझे इस तरह से चुका रहे हो। शापित! जूहे पागलों की तरह दहाड़ने लगा। इस समय जू त्यानजुन और गूहे बैंगनी अग्नि जाल से घिरे विशाल स्थान के बाहर पहले से ही एक साथ दिखाई दिए थे। जू त्यानजुन को अपने साथ एक अन्य व्यक्ति के साथ आते देखकर जूहे को तुरंत एहसास हुआ कि आज की घटनाएं गूहे द्वारा आयोजित की गई थीं। जू, तुमने आत्मा हॉल को धोखा देने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें हमारे रैंकों से शुद्ध कर दूंगा। जू त्यानजुन ने चिल्लाया और उसके शरीर से अनगिनत विशाल रक्त बाण निकले, जो बैंगनी अग्नि जाल की ओर भयंकर रूप से चल रहे थे। हालांकि जूहे के हमले की भारी ताकत के बावजूद बैंगनी अग्नि जाल पूरी तरह से अप्रभावित रहा। हर रक्त बाण आग की लपटों के पास पहुंचते ही भस्म हो गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। डॉट 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 ये किस तरह की ज्वाला है? इसमें इतनी भयानक शक्ति क्यों है? बैंगनी अग्निजाल की विनाशकारी शक्ति को देखकर जूहे की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। आग के जाल के भीतर से जूहे का प्रश्न सुनकर गूहे ने ठहाका लगाया। हे, मैं तुम्हें मरने के बाद बताऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गूहे का शरीर बिजली के एक विशाल चांदी के बोल्ट में बदल गया, शून्य में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही बैंगनी अग्नि जाल के अंदर प्रवेश कर चुका था। अहंकारी मूर्ख, मुझे लगा कि तुम अंदर आने की हिम्मत नहीं करोगे। गूहे की बिजली में बदलने और अंतरिक्ष में जाने की क्षमता को देखकर जूहे स्पष्ट रूप से चौंक गया। कुछ ही क्षण पहले उसने भागने का प्रयास किया था, लेकिन उनके चारों ओर का स्थान पूरी तरह से बंद था, जिससे उसके पास बाहर निकलने का कोई साधन नहीं था। फिर भी इस रहस्यमय व्यक्ति ने सीधे अवरोध को पार कर लिया था। हालांकि खतरा महसूस करने के बजाय जूहे गूहे के आगमन से और भी अधिक उत्साहित हो गया। एक भयावह मुस्कान दिखाई दी जूहे के चेहरे पर। उसने तेजी से दोनों हाथों से एक सील बनाई और एक विशाल रक्त ड्रैगन को बाहर निकाला। इस हमले की शक्ति भयानक थी। अगर यह जू त्यानजुन पर लक्षित होता तो वह तुरंत भस्म हो जाता, उसका पूरा अस्तित्व ड्रैगन की ऊर्जा में समाहित हो जाता। जैसे ही रक्तलाल ड्रैगन आगे बढ़ा, गूहे ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसके हाथों ने तेजी से कई सील बनाई और एक पल में एक उग्र लाल सिंदूरी पक्षी भ्रम उसकी हथेली में संघनित हो गया। यह आगे की ओर बढ़ा, रक्त ड्रैगन से सीधे टकराया। बूम! जैसे ही विशाल सिंदूरी पक्षी भ्रम रक्त ड्रैगन से टकराया, युद्ध के मैदान में एक भयानक ऊर्जा की लहर बह गई। रक्त ड्रैगन का शरीर लगातार टूट रहा था और अंततः सिंदूरी पक्षी की तीव्र गर्मी से भस्म हो गया, धुंध में घुल गया। उसी समय उग्रलाल सिंदूरी पक्षी भ्रम रक्त ड्रैगन का सफाया करने के बाद अपनी ऊर्जा समाप्त कर चुका था, जूहे और गूहे के बीच बिखर गया। जूहे की साधना का स्तर गूहे की तुलना में थोड़ा कमजोर था।
वह केवल 8 मोड़ 9 सितारा डू वेनेरेट के शिखर तक ही पहुंचा था, जबकि गुहे ने पहले ही 9 मोड़ 9 सितारा डू वेनेरेट के शिखर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। उस आदान प्रदान में जूहे ने एक उच्च स्तरीय पृथ्वी रैंक डू तकनीक का उपयोग किया था और गुहे ने भी। हालांकि गुहे ने अपनी शक्ति का केवल 10% से भी कम उपयोग किया था, जबकि जूहे ने पूरी ताकत लगा दी थी। इस संक्षिप्त संघर्ष के माध्यम से गुहे को अंततः एहसास हुआ कि एक उच्च स्तरीय स्वर्ग रैंक तकनीक की साधना से कितना बड़ा लाभ मिलता है। उसकी डू क्यूई के घनत्व और शक्ति में वृद्धि ने उसे उसी रैंक के लोगों पर पूरी तरह से हावी होने की अनुमति दी। ऐसी शक्तिशाली स्वर्गीय ज्वाला और डू वेनेरेट के शिखर पर पहले से ही एक साधना के साथ ऐसा लगता है कि आज की लड़ाई एक भयंकर लड़ाई होगी। जूहे ने पहले ही गुहे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। साथ ही वह बैंगनी आग के जाल से बंद जगह को तोड़ने का प्रयास करता रहा। अगर वह इस स्थानिक बंधन को तोड़ सकता है तो वह और भी मजबूत सुदृढ़ीकरण को बुलाने के लिए एक स्थानिक जेड ट्यूब का उपयोग करने में सक्षम होगा। उस बिंदु पर किसी भी समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। अगले ही पल जूहे के शरीर से अचानक एक भयावह और भयानक आभा फूट पड़ी, जो ज्वार की लहर की तरह अंतरिक्ष में फैल गई। जूहे अब जो इस्तेमाल कर रहा था वह उसकी खास तकनीक थी, रक्त परिवर्तन कला। ये तकनीक स्वर्ग श्रेणी तक पहुंच चुकी थी और एक बार सक्रिय होने पर यह सीधे प्रतिद्वंद्वी के शरीर से सारा रक्त निकाल सकती थी। एक पल में गुहे तक ठंडी आभा फैल गई। जिस क्षण उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे उसका पूरा रक्त प्रवाह उसके शरीर से जबरन बाहर निकाला जा रहा है। अपने अंदर हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए गुहे की अभिव्यक्ति आखिरकार थोड़ी बदल गई। ये तथाकथित रक्त परिवर्तन कला वास्तव में अनूठी थी। हालांकि जैसे ही गुहे अपने रक्त में अशांति को दबाने के लिए अपनी डू क्यूई को सक्रिय करने वाला था, उसके दिल ने अचानक एक जोरदार धड़कन दी। एक पल बाद उसने देखा कि उसके दिल के भीतर से एक अजीब शक्ति निकल रही है, जो उसके रक्त प्रवाह में बह रही है। जिस क्षण ये शक्ति उसकी रक्त वाहिकाओं में विलीन हुई, उबलने की अनुभूति बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये पता चला कि गुहे के दिल से बहने वाला रक्त अमर रक्त था, जो उसे निर्वाण पुनर्जन्म की क्षमता प्रदान करता था। बाहरी ताकतें इसे कैसे नियंत्रित कर सकती थीं, यह महसूस करते हुए गुहे के हाव भाव शांत हो गए। उसने जूहे पर मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाया और कहा, जूहे, तो ये तुम्हारी रक्त परिवर्तन कला है? क्या हो रहा है? गुहे को रक्त परिवर्तन कला से पूरी तरह अप्रभावित देखकर जूहे दंग रह गया। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसकी तकनीक स्वर्ग श्रेणी की डू तकनीक थी, यहाँ तक कि उससे भी अधिक शक्तिशाली अर्धसंत स्तर के विशेषज्ञ भी इससे परेशान हो जाते, जिससे उन्हें प्रभाव को दबाने के लिए अपना ध्यान दूसरी ओर लगाना पड़ता। यह इस आदमी के खिलाफ पूरी तरह अप्रभावी क्यों थी? तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। जूहे की पूछताछ सुनकर गुहे ने तुरंत अपनी हथेली में डू क्यूई की एक बड़ी लहर को संघनित करने से पहले उपहास किया और तेजी से दूरी कम कर दी। अगले ही पल गुहे जूहे के दाहिने तरफ दिखाई दिया और उसके कंधे पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि जूहे ने किसी तरह गुहे की स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी घुमाई। खून के रंग की डू क्यूई की परतें उसके हाथ पर जम गई और वह गुहे के हमले का मुकाबला करने लगा। धमाका! मुट्ठी और हथेली टकराने से जूहे के हाथ पर लगी खून की परत पूरी तरह से टूट गई। उसका शरीर एक जबरदस्त बल से पीछे की ओर उड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी। जैसे ही जूहे ने अपना रुख स्थिर किया, गुहे अचानक उसके पीछे आ गया और उसकी पीठ पर जोरदार हथेली से वार किया। फफ्त! इस बार जूहे अब अपना संयम नहीं रख सका। उसने मुंह से खून थूक दिया। लानत है! भले ही मैं उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए उसके खून के प्रवाह को महसूस कर सकूं, लेकिन यह अब सिर्फ गति नहीं है, ये व्यावहारिक रूप से टेलीपोर्टेशन है। जूहे ने कड़वाहट से सोचा, पूरी तरह से घुटन महसूस कर रहा था। उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं, गुहे को ढूंढने की कोशिश कर रही थीं और साथ ही चिल्ला रही थीं, तुम कौन हो? तुम जू के साथ मिलकर मुझ पर घात लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हालांकि गुहे ने उनकी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अपनी ताकत को सिर्फ 10वें हिस्से तक दबाते हुए उसने एक बार फिर जूहे की पीठ पर मुक्का मारा। गुहे के जूहे चौथे तियानजुन के खिलाफ पीछे हटने का कारण सरल था, वह उसे अत्यधिक बल से गलती से मारना नहीं चाहता था। एक ऐसे युद्ध में जहां उनके साधना स्तर समान थे, गुहे की शक्ति जूहे से बहुत अधिक थी, लगभग अथाह डिग्री तक। भले ही उसने जानबूझकर अपनी शक्ति को दबा दिया, फिर भी उसने जूहे को गंभीर चोटें पहुंचाईं। वर्तमान में जूहे घावों से ढका हुआ था, उसकी हड्डियां अज्ञात स्थानों पर टूटी हुई थीं। उसके लंबे लाल बाल अस्त व्यस्त रूप से लटके हुए थे, जिससे वह पूरी तरह से दुखी दिखाई दे रहा था। हालांकि ये स्थिति अभी भी वह नहीं थी जो गुहे चाहता था। पिछले 2 वर्षों में उसकी आत्मा शक्ति उसकी जन्मजात दिव्य अग्नि के माध्यम से संयमित हो गई थी, जो प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र चरण से अंतिम आत्मा क्षेत्र चरण तक आगे बढ़ रही थी।
फिर भी इस विकास के साथ भी जूहे द्वारा सख्त विरोध किए जाने के दौरान प्राचीन कठपुतली बीज तकनीक को निष्पादित करने का प्रयास अभी भी महत्वपूर्ण कठिनाई पैदा करेगा। गूहे का उद्देश्य जूहे को बेहोशी की कगार पर धकेलना था। केवल तभी जब उसका दिमाग टूटने की कगार पर हो, कठपुतली बीज को प्रत्यारोपित करने का सही समय होगा। जूहे का मन उसके शरीर पर लगे अनगिनत घावों से जलते हुए दर्द से भर गया था। हालांकि उसने अपनी रक्षा करने की हिम्मत नहीं की, बलपूर्वक पीड़ा को दबाते हुए वह गूहे के हमलों के प्रति सतर्क रहा। अगले ही पल जूहे की तनावपूर्ण निगाहों के नीचे गूहे एक बार फिर चांदी की बिजली में बदल गया और पूरी तरह से दृष्टि से ओझल हो गया। लानत है, यह आदमी कौन है? वह वास्तव में इतनी भयानक आसानी से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है, यहाँ तक कि एक बंद जगह के भीतर भी। जूहे ने गूहे को गायब होते देखकर मन ही मन कोसा। उसने पहले ही खुद इस सीमित जगह से भागने का प्रयास किया था, फिर भी उसने चाहे जितना भी हमला किया हो, स्थानिक अवरोध टूट रहा। इसके अलावा हर पल उसे अतिक्रमण करने वाले बैंगनी आग के जाल की भयानक गर्मी का सामना करने के लिए अपनी ताकत का एक हिस्सा हटाना पड़ता था। अब उसे इस बात की चिंता थी कि क्या आग का जाल और सिकुड़ जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या वह जलकर राख हो जाएगा? क्रैक क्रैक क्रैक। जैसे ही जूहे ने उत्सुकता से अपने आसपास की चीजों को देखा, अचानक उसके पीछे एक चांदी की बिजली चमकी। पलक झपकते ही वह गूहे की आकृति में बदल गई। जूहे ने अपने रक्त परिवर्तन कला के माध्यम से गूहे के रक्त प्रवाह पथ को बमुश्किल ही पहचाना था कि धमाका। एक शक्तिशाली प्रहार ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर प्रहार किया, जिससे उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। अगर मैं मर गया तो चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम मेरे साथ मरने में ज्यादा समय नहीं लगा पाओगे। और जू, तुम गद्दार हो, तुम्हें इसके लिए एक दिन भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा को हर दिन निकाला जाएगा और कोड़े मारे जाएंगे। जूहे ने बेकाबू होकर खून की उल्टी की, क्योंकि उसका दिमाग पागलपन की कगार पर था। उसने हर दिशा में जंगली उन्मत्त हमलों के साथ हमला किया, बिना सोचे समझे विनाशकारी ऊर्जा को बाहर निकाला। इस बीच एक सफल घात लगाने के बाद गूहे पहले ही शून्य में वापस चला गया था। अग्नि जाल के बाहर दिखाई दिया। वह अब स्वर्गीय भगवान के पास खड़ा था, शांत भाव से विक्षिप्त और उग्र जूहे को अंदर फंसा हुआ देख रहा था। धमाका धमाका। क्रोध और हताशा से प्रेरित जूहे ने सभी दिशाओं में उग्र रूप से हमला किया। उसका पूरा शरीर एक मोटी खूनी आभा में डूबा हुआ था। हालांकि कुछ ही समय में उसके चारों ओर की रक्त ऊर्जा अग्नि जाल के क्षेत्र में तीव्र गर्मी से तेजी से वाष्पित हो गई। अपने बेतहाशा विस्फोट के बाद जूहे को आखिरकार एहसास हुआ कि गूहे पहले ही अग्नि जाल के घेरे से बाहर निकल चुका था। उसका दिल थोड़ा शांत हुआ और उसने अपने हमले बंद कर दिए। ये वह क्षण था जब उसने अपने बढ़े हुए तनाव की स्थिति में जबरदस्ती दबाया हुआ दर्द एक साथ उसकी चेतना में दौड़ पड़ा। ये समय है। अग्नि जाल के बाहर गूहे कमजोरी के इस क्षण का इंतजार कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर अपनी तकनीक को अंजाम दिया, अपनी जन्मजात दिव्य अग्नि से बुने गए अग्नि जाल में फिर से प्रवेश करने के लिए शून्य थंडर गॉड फ्लैश का उपयोग करना। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आत्मा की शक्ति उसके शरीर से विस्फोटक रूप से उछली, सीधे जूहे के दिमाग की ओर बढ़ी। इस समय 4 स्वर्गीय प्रभुओं का जूहे पहले से ही चेतना के किनारे पर था। जब गूहे की आत्मा शक्ति ने उसकी आत्मा पर आक्रमण किया तो उसने मुश्किल से ही विरोध किया। जैसे ही गूहे की आत्मा शक्ति ने अपना आक्रमण जारी रखा, जूहे का शरीर अचानक स्थिर हो गया, अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में रक्त लाल चमक ने अपनी पिछली क्रूरता खो दी थी, अब पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही थी। लगभग 10 मिनट बीत गए। जूहे के दिमाग की गहराई में उसकी आत्मा के भीतर धीरे धीरे एक पारदर्शी क्रिस्टल बन गया। इसकी सतह से अनगिनत महीन पारभासी धागे बाहर की ओर फैल गए, सभी दिशाओं में फैल गए। जब ये धागे जूहे की आत्मा के हर कोने में पूरी तरह से व्याप्त हो गए तो उसकी आंखों में रक्त लाल चमक आखिरकार अपनी चमक वापस पा गई। तभी गूहे ने अपनी आत्मा शक्ति को वापस ले लिया जो उसने बाहर की ओर प्रक्षेपित की थी। जूहे अपने स्वामी को नमस्कार करता है। जैसे ही उसकी नज़र साफ हुई, 4 स्वर्गीय प्रभुओं के जूहे ने तुरंत आगे झुककर गूहे को अत्यंत सम्मान के साथ सलाम किया। गूहे अब जूहे को अपने अधीनस्थ के रूप में पहचानते हुए स्वाभाविक रूप से अपनी चोटों को बिना इलाज के नहीं जाने देंगे। जूहे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे अपने आप ठीक होने में कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। उसके साधना स्तर के साथ भी साधारण 8वीं श्रेणी की उपचार गोलियां बहुत कम मददगार होंगी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के गूहे ने जूहे के उपचार के लिए 9वीं श्रेणी की एक कीमती गोली निकाली। 9वीं श्रेणी की गोली खाने के बाद जूहे की चोटें नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगीं। उसका फटा हुआ मांस तेजी से फिर से बनने लगा और यहाँ तक कि उसकी टूटी हुई हड्डियां भी एक पल में जुड़ गईं। 9वीं श्रेणी की कीमती गोली के औषधीय प्रभाव इतने शक्तिशाली थे कि एक सच्चे डू संत को भी लाभ पहुंचा सकते थे।
जूहे की साधना अभी भी अर्धसंत स्तर से नीचे थी। शक्तिशाली दवा ने एक अप्रत्याशित सफलता दिलाई, उसका क्षेत्र ढीला हो गया, जिससे वह सीधे 9 सितारा डू वेनेरेट चरण के शिखर पर पहुंच गया। वह अब अर्धसंत स्तर तक पहुंचने के बेहद करीब था और संभवतः जल्द ही उसमें प्रवेश कर जाएगा। जूहे की चोटों को पूरी तरह से ठीक करने के बाद गूहे ने एक स्टोरेज रिंग निकाली और उसे आदेश जारी करने से पहले उसे सौंप दिया। जूहे, इस रिंग के अंदर 3007वीं श्रेणी की क्लियर एसेंस गोलियां हैं। मुझे चाहिए कि तुम इन गोलियों को 7वीं श्रेणी के अन्य अमृतों के साथ बदलने का कोई तरीका खोजो या उन्हें कुछ 8वीं श्रेणी की गोलियां खरीदने के लिए ऊंचे दामों पर बेचो। हाँ, मैं बिना चूके ये काम पूरा करूंगा। 4 स्वर्गीय प्रभुओं के जूहे ने सम्मानपूर्वक स्टोरेज रिंग स्वीकार की, उनका स्वर सम्मान से भरा हुआ था। अच्छा, इसके अलावा अगर सोल हॉल के भीतर कोई बड़ी हलचल होती है तो आपको तुरंत मुझसे संपर्क करना चाहिए। गूहे ने आदेश देना जारी रखा। कुछ समय पहले प्राचीन कठपुतली बीज तकनीक को निष्पादित करके उसने जूहे की आत्मा में एक कठपुतली बीज को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था। इस प्रकार उसकी कई यादों तक पहुंच प्राप्त की। हालांकि जूहे 9 स्वर्गीय प्रभुओं में से एक था, लेकिन वह मूल रूप से सोल कबीले का हिस्सा नहीं था। वह केवल विभिन्न प्रलोभनों के कारण सोल हॉल में शामिल हुआ था। इस वजह से सोल कबीले के बारे में उनका ज्ञान कुछ हद तक सीमित था। सोल हॉल के भीतर केवल 2 मुख्य हॉल मास्टर्स और ग्रैंड हेवनली लॉर्ड 9 हेवनली लॉर्ड्स में सबसे शक्तिशाली सच्चे कोर नेतृत्व का हिस्सा थे। हालांकि जूहे सोल हॉल के कई प्रमुख कार्यों में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे। वह कई शाखा हॉल के स्थानों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन आधारभूत संरचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी रखते थे जिन्हें सोल हॉल अनगिनत वर्षों से गुप्त रूप से तैयार कर रहा था। सोल हॉल का अस्तित्व मूल रूप से 2 प्राथमिक उद्देश्यों से जुड़ा हुआ था। अन्यथा एक बेहद शक्तिशाली प्राचीन शाही कबीले के रूप में इसे नश्वर दुनिया के सत्ता संघर्षों में खुद को शामिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पहला उद्देश्य अपने अनगिनत शाखा हॉल सदस्यों का उपयोग करके महाद्वीप भर से आत्माओं को लगातार इकट्ठा करना था। इन आत्माओं का आत्मासार निकाला जाएगा और उन्हें वापस सोल दायरे में ले जाया जाएगा, जहां वे आत्मा के सम्राट दायरे में घुसने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति के लिए पोषण के रूप में काम करेंगे। दूसरा उद्देश्य पहले बताए गए भव्य गठन से संबंधित था, एक विशाल बलिदान सरणी जो रक्त अनुष्ठान में पूरे सेंट्रल प्लेन्स को सूखा सकती थी। एक विस्तारित अवधि में सोल हॉल ने इस विशाल अनुष्ठान का समर्थन करने के लिए गुप्त रूप से सेंट्रल प्लेन्स में अज्ञात संख्या में गठन ठिकानों की स्थापना की थी। अब हालांकि गूहे ने 4 स्वर्गीय प्रभुओं के जूहे की यादों से इनमें से कई गठन ठिकानों के स्थानों को जान लिया था, लेकिन उनका जल्दबाजी में काम करने का कोई इरादा नहीं था। यदि गठन के ठिकानों को खतरा था तो ये सोल हॉल से एक गंभीर जवाबी हमले को भड़का सकता था। गूहे की वर्तमान ताकत में वह अभी तक हुन मिशेंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सीधे सामना करने में सक्षम नहीं था। कम से कम इन मामलों को कार्रवाई करने से पहले उसे डूसेंट स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। ठीक है जूहे, जाओ और अपना कार्य पूरा करो। इसके अलावा अगर 9वें स्वर्गीय भगवान मोह्यू अकेले चलते हैं तो मुझे तुरंत सूचित करें। जूहे को अपना अंतिम आदेश जारी करने के बाद गूहे ने आसपास के बैंगनी अग्नि जाल को सिकोड़ने की इच्छा की। बढ़ती लपटें तेजी से उसके शरीर में वापस आ गईं। बैंगनी अग्नि जाल के चले जाने के साथ इस क्षेत्र में स्थानिक प्रतिबंध गायब हो गया, जिससे जूहे तेजी से अंतरिक्ष में घूमकर निकल गया। जूहे के साथ अपनी लड़ाई के बाद गूहे ने अपनी खुद की साधना और युद्ध क्षमताओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। इसके बाद वह तियानबेई शहर लौट आया, एक बार फिर से निकलने से पहले युन युन से संक्षिप्त मुलाकात की। इस बार उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के विशाल पहाड़ों में गहरी यात्रा की, जहां उन्होंने अर्धसंत क्षेत्र में अपनी सफलता की तैयारी शुरू करने के लिए एक सुनसान घाटी का पता लगाया। हालांकि गूहे की साधना प्रगति अक्सर उनके शिष्यों से प्राप्त साधना प्रतिफल को परिष्कृत करके प्रेरित होती थी, लेकिन उनके शरीर को कभी भी अस्थिर नींव का सामना नहीं करना पड़ा। यह उनकी जन्मजात दिव्य अग्नि द्वारा उनके शरीर के निरंतर तड़पने के कारण था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि उनकी डूक्यू हमेशा ठोस और परिष्कृत थी। उनकी जन्मजात दिव्य अग्नि के अथक शोधन के तहत उनका शरीर शक्ति के एक असाधारण स्तर पर पहुंच गया था। शक्तिशाली जादुई जानवरों में भी कच्ची शारीरिक शक्ति और स्थायित्व के मामले में कुछ ही गूहे से आगे निकल सकते थे। इस समय शांत घाटी में गूहे एक विशाल हरे पत्थर की पटिया के ऊपर पैर मोड़कर बैठे थे। उन्होंने 8वीं श्रेणी की औषधीय गोली बोधि गोली, एक ऐसा अमृत निकाला जो इतना मूल्यवान था कि अनगिनत चोटी के डू वेनरेट्स इसके लिए मौत तक लड़ेंगे। बोधि गोली संत क्षेत्र में कदम रखने की कोशिश कर रहे शीर्ष डू वेनेरेट्स की सफलता दर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध थी। बिना किसी हिचकिचाहट के गूहे ने गोली निगल ली। साथ ही उन्होंने अपने दिमाग को केंद्रित किया और अपने सिस्टम स्पेस तक पहुंच बनाई। 41 साल की साधना को निकाला जो जियाओई जियान को ऊर्जा हस्तांतरित करने के बाद उन्हें वापस मिल गई थी। अगले ही पल गूहे के शरीर के भीतर उनके शीर्ष 9 सितारा डू वेनेरेट डेंटियन में ऊर्जा बढ़ गई, जो तेजी से पूर्णता की स्थिति के करीब पहुंच रही थी। अल्पविराम।
गुहे की एकांत साधना के तीसरे दिन घाटी से ऊर्जा का एक भयानक उछाल बाहर की ओर निकला। घाटी के ऊपर आकाश में एक विशाल ऊर्जा भंवर के रूप में लगभग 1000 फीट चौड़ा लगातार घूमता हुआ दिखाई दिया। 10 सेकंड से भी कम समय में 20 मील के दायरे में आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का लगभग 80% आश्चर्यजनक दर से भंवर में खींच लिया गया। पहाड़ों की गहराई में अनगिनत जादुई जानवर कांप उठे क्योंकि उन्होंने भारी ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। उनके शरीर सहज रूप से जमीन पर गिर गए, 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। जब विशाल ऊर्जा भंवर पूरे 1 मिनट तक बना रहा तो इसका प्रभाव 100 मील दूर तक फैल गया, जिससे प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह में नाटकीय बदलाव आया। कई शक्तिशाली मानव साधक और जादुई जानवर अचानक हुई गड़बड़ी से चौंक गए। क्या हो रहा है? क्या ये किसी दुर्लभ खजाने का उदय हो सकता है या किसी प्राचीन खंडहर का फिर से प्रकट होना? मुझे ऐसा नहीं लगता। इस परिमाण की गड़बड़ी सबसे अधिक संभावना है कि किसी शक्तिशाली साधक के सफल होने के कारण हो। ये सफलता का संकेत है। किस तरह की उन्नति से इतनी बड़ी हलचल पैदा होगी? इस स्तर की तीव्रता के साथ क्या कोई व्यक्ति डुवेनेरेट क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है? चूंकि 100 मील के दायरे में कोई ज्ञात शक्ति केंद्र नहीं थे और गड़बड़ी का स्रोत स्पष्ट नहीं था, इसलिए अधिकांश लोग केवल अनुमान लगा सकते थे कि कोई असाधारण व्यक्ति डुवेनेरेट क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। ऊर्जा भंवर पूरे 1 घंटे तक बना रहा और फिर धीरे धीरे आकाश से गायब हो गया। उस क्षण नीचे घाटी से एक बहरा विस्फोट हुआ। घाटी के चारों ओर की ऊंची पर्वत चोटियां मलबे में बदल गईं, जिससे पूरी घाटी अनगिनत टूटे हुए पत्थरों के नीचे दब गई। जैसे ही घाटी मलबे से भर गई, भीतर से निकली भयावह आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई। अल्पविराम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सफलता में मैं प्राथमिक और मध्यवर्ती अर्धसंत चरणों को पूरी तरह से पार कर लूंगा, सीधे उच्चस्तरीय अर्धसंत क्षेत्र तक पहुंचूंगा। शून्य में खड़े होकर गुहे अपनी एकांत साधना के परिणामों से बेहद संतुष्ट थे। हालांकि उनकी याद में जियाओ यान ने एक बार एक ही सफलता में प्राथमिक, मध्यवर्ती और उच्च स्तरीय अर्धसंत चरणों को पार कर लिया था और एक सच्चा एक सितारा डू संत बन गया था। जियाओ यान ने उस उन्नति के दौरान बोधि हृदय को परिष्कृत किया था। बोधि हृदय स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित एक सर्वोच्च खजाना था जो किसी व्यक्ति के मूल हृदय को बदलने में सक्षम था। भले ही उनके हृदय को घातक झटका लगा हो, वे बच सकते थे और इससे मिलने वाली शक्ति एक साधारण मानव हृदय से कहीं अधिक थी। हालांकि गुहे ने एक बार फीनिक्स ब्लडस्टोन के भीतर एक प्राचीन दिव्य फीनिक्स के सार रक्त को परिष्कृत किया था, जिससे उसे अमर ज्वाला और निर्वाण पुनर्जन्म की क्षमता प्राप्त हुई थी। ये क्षमता जीवित रहने और पुनर्जन्म के मामले में बोधि हृदय से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। कुल मिलाकर गुहे अपने वर्तमान साधना स्तर से अत्यधिक संतुष्ट थे। चूंकि जब भी उन्होंने अपने शिष्यों को शक्ति हस्तांतरित की तो उन्हें साधना प्रतिफल प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें भविष्य की सफलताओं के बारे में कोई चिंता नहीं थी। वास्तव में शक्ति के प्रत्येक चरण से खुद को परिचित करने के लिए समय मिलना भी फायदेमंद हो सकता है। इस सफलता में मेरी अपेक्षा से बहुत कम समय लगा। यून एक जन्म देने वाली है। शायद मैं इस समय का उपयोग उसके लिए त्यानिक्सुआन जीवन शक्ति गोली को परिष्कृत करने के लिए कर सकता हूँ। अपनी सफलता के बाद गुहे को अचानक यून के आसन प्रसव की याद आई और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। अपने मन में यादों का अनुसरण करते हुए गुहे ने शून्य स्थान छोड़ दिया और अपनी सफलता के स्थल के पास एक बड़े शहर में पहुंचे, जहां उन्होंने त्यानिक्सुआन जीवन शक्ति गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय अवयवों की खोज शुरू की। त्यानिक्सुआन जीवन शक्ति की गोली 8वीं श्रेणी की औषधीय गोली थी, जिसका प्राथमिक कार्य प्रसव के बाद महिला साधकों की जीवन शक्ति को तेजी से बहाल करना और प्रसव के बाद की सभी संभावित जटिलताओं को दूर करना था। उत्तरी क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली बड़े शहरों में से एक रेड क्रिसेंथेमम सिटी को शीर्ष स्थान पर रखा गया था। बोन मेल्टिंग सिटी की तरह रेड क्रिसेंथेमम सिटी पर भी ब्लड क्रिसेंथेमम सेक्ट नामक एक संप्रदाय का शासन था। संप्रदाय के संस्थापक जूसू के बारे में अफवाह थी कि वे पहले से ही 7 सितारा डू पूर्वज स्तर पर पहुंच चुके थे। इस वजह से ब्लड क्रिसेंथेमम सेक्ट के पास आसपास के क्षेत्र में पूर्ण अधिकार था। यहां तक कि अगर विंड लाइटनिंग पवेलियन से कोई बुजुर्ग आता भी तो भी उन्हें उचित सम्मान दिखाना पड़ता। आज एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सफ़ेद लबादे में रेड क्रिसेंथेमम सिटी में पहुंचा। उसने न केवल शहर के उड़ान प्रतिबंध का उल्लंघन किया, बल्कि वह बेशर्मी से केंद्रीय चौक के ऊपर से उड़ गया। चौक में कई पत्थर के स्मारकों पर उसने शब्दों की एक सूची उकेरी। इन शब्दों में विभिन्न कीमती औषधीय जड़ी बूटियों के नाम दर्ज थे। आज मैं गुहे औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने आया हूं। जो कोई भी पत्थर के स्मारक पर सूचीबद्ध जड़ी बूटियों में से कोई भी उपलब्ध कराएगा, उसे 5वीं या 6ठी कक्षा की गोली से पुरस्कृत किया जाएगा। आकाश में खड़े गुहे की गहरी आवाज विशाल शहर के हर कोने में गूंज रही थी। आसमान में वह कौन है जो उड़ान प्रतिबंध को अनदेखा करने की हिम्मत कर रहा है? औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना। किसी भी जड़ी बूटी को 5वीं या 6ठी श्रेणी की गोली से बदला जा सकता है।
उस स्मारक पर ठीक 130 प्रकार की जड़ी बूटियां सूचीबद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि कम से कम 135वीं श्रेणी की गोलियों की आवश्यकता होगी। 135वीं श्रेणी की गोलियां, ऐसा कारनामा रक्त गुलदाउदी संप्रदाय के लिए भी मुश्किल होगा। इस आदमी ने ऐसा दावा करने की हिम्मत कैसे की? बात करना बंद करो, प्रवर्तन दल यहाँ है। जब शहर में अटकलों का दौर चल रहा था, तो विशेष रूप से तैयार किए गए लाल वस्त्रों में दो मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं आसमान में उड़ीं। उन दोनों में उच्च पदस्थ डू सम्राटों जैसी ताकत थी। कठोर चेहरे वाली महिलाओं में से एक बूहे के सामने कई मीटर दूर रुकी और जोर से चेतावनी दी। सर, लाल गुलदाउदी शहर में उड़ान भरने और निजी युद्ध पर प्रतिबंध है। कृपया तुरंत नीचे उतरें। हे देवियों, मैं अभी अभी आया हूं और मुझे शहर के नियमों के बारे में पता नहीं था। मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। बूहे चेतावनी से नाराज नहीं हुआ। हल्की हंसी के साथ वह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा और चौक के ऊंचे मंच पर शान से उतरा। हवा में चलने की उसकी क्षमता से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि वह डू पूर्वज स्तर पर था। फिर भी दो उच्च रैंक वाले डू सम्राट प्रवर्तन अधिकारियों ने कोई डर नहीं दिखाया। इस क्षेत्र में किसी भी डू पूर्वज ने कभी अपने संप्रदाय के गुरु जूसू को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। एक चेतावनी के बाद गुहे को आज्ञाकारी रूप से नीचे उतरते देखकर लाल वस्त्र पहने महिला जो चुप रही थी, ने आखिरकार संतुष्टि की एक फीकी लेकिन ध्यान देने योग्य झलक दिखाए। अगले ही पल ये पहले चुप रहने वाली महिला ठंडी आवाज में बोली, पत्थर का स्मारक लाल गुलदाउदी शहर का है। आपने इसे खराब कर दिया है। क्या आप नुकसान की भरपाई करने का इरादा नहीं रखते हैं? गुहे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी इंद्रियों ने 8 सितारा डू पूर्वज की ताकत के साथ एक निकट उपस्थिति का पता लगाया। अगले ही पल एक कोमल लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज चौक के ऊपर गूंजी, जू मिंग, जू शिन, पीछे हटो। जैसे ही आवाज गिरी, एक सफेद कपड़े पहने व्यक्ति नीचे उतरा, जो गुहे से 10 मीटर की दूरी पर रुक गया। नई आई महिला ने दो रक्त लाल गुलदाउदी के साथ कढ़ाई की हुई एक शुद्ध सफेद पोशाक पहनी थी। वह लगभग 30 साल की लग रही थी, हालांकि उसकी वास्तविक उम्र निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। उसकी खुली त्वचा चिकनी और नाजुक थी और उसके चेहरे की विशेषताएं असाधारण रूप से परिष्कृत थीं। वरिष्ठ, मैं जू सू हूँ, लाल गुलदाउदी शहर का स्वामी। शहर के प्रतिबंध व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो मैं आपसे समझदारी की मांग करता हूँ। जैसे ही वह पहुंची, सफेद वस्त्रधारी महिला ने अपने हाथ जोड़े और गुहे से सम्मानपूर्वक माफी मांगी। ये देखकर लाल वस्त्रधारी दो महिलाओं के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। क्या मैंने सही देखा? संप्रदाय के गुरु ने वास्तव में उसे वरिष्ठ कहकर संबोधित किया था। क्या वह डू पूर्वज के शिखर तक पहुंच सकता था? संप्रदाय के गुरु को भी उसे वरिष्ठ कहकर संबोधित करना चाहिए, और फिर भी मैं उससे पत्थर के स्मारक पर नक्काशी के लिए मुआवजा मांग रहा था। कोई नुकसान नहीं हुआ। शहर में व्यवस्था बनाए रखना अच्छी बात है। गुहे हमेशा से ही अच्छे स्वभाव के थे, और चूंकि लाल गुलदाउदी शहर के स्वामी उनके साथ शिष्टाचार से पेश आ रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया सुनने के बाद सफेद वस्त्र पहने महिला जूसू ने चुपके से राहत की सांस ली। अपनी 8 सितारा डू पूर्वज साधना के साथ वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि गुहे पहले ही डू वेनेरेट के दायरे में कदम रख चुके थे। सालों पहले वह एक बार विंड लाइटनिंग पवेलियन के थंडर वेनेरेबल से मिली थी, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित आभा गुहे से अब जो महसूस हो रही थी उससे कहीं कमजोर थी। सीनियर, अभी अभी मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि इस पत्थर के स्मारक पर सूचीबद्ध प्रत्येक औषधीय जड़ी बूटी को 5वीं या 6ठी श्रेणी की गोली के बदले में बदला जा सकता है। क्या ये सच में ऐसा है? जूसू की आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थी जब उसने गुहे को देखा। बेशक, ये सच है। बिना किसी हिचकिचाहट के गुहे ने पुष्टि में सिर हिलाया। उसकी पुष्टि प्राप्त करने पर जूसू का चेहरा खुशी से चमक उठा। पत्थर के स्मारक में 130 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां सूचीबद्ध थीं। यदि वे उन सभी को 5वीं या 6ठी कक्षा की गोलियों के बदले में बदल सकें, तो कुल मूल्य रक्त गुलदाउदी संप्रदाय के लिए कई वर्षों के संचय के बराबर होगा। यदि पूरी तरह से अवशोषित हो जाए, तो यह अचानक प्राप्त होने वाली धनराशि संप्रदाय की समग्र शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। उस स्थिति में वरिष्ठ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। जूसू मुस्कुराई, गुहे के सम्मान में अपने हाथों को कप में भर लिया और फिर अपने बगल में दो लाल वस्त्र पहने प्रवर्तकों की ओर मुड़ी। धीरे से उसने निर्देश दिया, जू मिंग, जू शिन, पत्थर के स्मारक पर सूचीबद्ध जड़ी बूटियों को तुरंत इकट्ठा करो। हर एक के लिए दोगुनी मात्रा तैयार करना सुनिश्चित करें। हाँ, संप्रदाय गुरु। जूसू की आज्ञा सुनकर जू मिंग और जू शिन ने तेजी से प्रस्थान करने से पहले सम्मानपूर्वक जवाब दिया। लाभ के लिए इतना बड़ा अवसर, जूसू का स्वाभाविक रूप से शहर में दूसरों को इसमें शामिल होने देने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार रक्त गुलदाउदी संप्रदाय ने बहुत तेजी से काम किया। गुहे चौक में ऊंचे मंच पर बैठे रहे, लगभग 1 घंटे तक ध्यान करते रहे।
जल्द ही जू मिंग और जू शिन जू सू के पास लौट आए। उनके बीच एक बड़ी छाती थी। संप्रदाय गुरु, पत्थर के स्मारक पर सूचीबद्ध सभी जड़ी बूटियां यहाँ हैं और हमने आवश्यक मात्रा से दोगुनी मात्रा एकत्र की है। जू मिंग और जू शिन ने एक साथ बात की। अच्छा, ये देखकर कि उन्होंने कितनी कुशलता से कार्य पूरा किया था, जू सू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने बड़ी छाती को नियंत्रित किया, धीरे धीरे इसे गुहे की ओर बढ़ाया। वरिष्ठ, आपने जो कुछ भी मांगा था वह यहाँ है। कृपया सामग्री की जांच करें। बहुत बढ़िया। जूसू के शब्दों को सुनकर गुहे ने अपना हाथ बढ़ाया, एक सरल इशारे से संदूक को अपने सामने खींचा। बिना किसी देरी के उसने तेजी से संदूक खोला और आत्मा की शक्ति का एक धागा छोड़ा, प्रत्येक जड़ी बूटी को अंदर से स्कैन किया। वरिष्ठ, आप इन जड़ी बूटियों को कीमिया के उद्देश्यों के लिए इकट्ठा कर रहे होंगे। वरिष्ठ, आप इन औषधीय जड़ी बूटियों को कीमिया के लिए इकट्ठा कर रहे होंगे। तो मैंने आपके लिए दोगुनी मात्रा तैयार करने की स्वतंत्रता ली। जब गुहे ने संदूक की सामग्री की जांच की तो जूसू ने सम्मानपूर्वक और ध्यान से कहा, आप विचारशील रहे हैं, यह आपका इनाम है। गुहे की अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि उसने अपनी आस्तीन लहराई। 130 जेड बोतलें उड़ गईं, उन्हें जूसू के सामने जमीन पर बड़े करीने से व्यवस्थित किया। 2 काली जेड बोतलों में 7 ग्रेड डू पूर्वज गोली और 7 ग्रेड ब्रेकिंग वेनेरेट गोली है, जो जड़ी बूटियों को दोगुना प्रदान करने में आपकी उदारता के लिए एक इनाम है। आध्यात्मिक संचरण के माध्यम से यह संदेश भेजने के बाद गुहे ने जूसू की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। वह औषधीय जड़ी बूटियों की बड़ी छाती के साथ पतली हवा में गायब हो गया। इतनी आसानी से अंतरिक्ष को चीरकर निकल जाना, ऐसा लगता है कि मैं सही था, वह वास्तव में एक डू वेनेरेट स्तर का पावरहाउस है। जूसू ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए उस जगह को देखा जहां गुहे गायब हो गया था। हालांकि अगले ही पल जब उसे उसके विदाई के शब्द याद आए तो उसके भीतर खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। 2 7 ग्रेड की गोलियां। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विचारशीलता के इतने छोटे से काम से मुझे 2 7 ग्रेड की गोलियां मिलेंगी। एक ब्रेकिंग वेनेरेट पिल, क्या ये वह पौराणिक गोली हो सकती है जो डू वेनेरेट तक पहुंचने की संभावना को बढ़ाती है? और डू पूर्वज की गोली, ऐसा कहा जाता है कि यह सीधे डू पूर्वज की ताकत को 1 स्टार तक बढ़ाती है। इसके साथ मैं 9 स्टार डू पूर्वज तक आगे बढ़ सकती हूं और ब्रेकिंग वेनेरेट पिल के साथ जूसू की भावनाएं बहुत बढ़ गई थीं। उसने जू मिंग और जू शिन की ओर मुड़ने से पहले 2 काली जेड की बोतलों को जल्दी से जमा कर दिया। इन गोलियों को संप्रदाय के खजाने में बंद कर दो। हाँ, संप्रदाय के गुरु। जूसू की आज्ञा सुनकर जू मिंग और जू शिन तुरंत हरकत में आ गए। ... अंतरिक्ष के शून्य में जड़ी बूटियां प्राप्त करने के बाद गुहे पहले ही लाल गुलदाउदी शहर से कई 100 मील दूर निकल चुका था। उसने एक सुनसान पर्वत श्रृंखला ढूंढी, कुछ सुरक्षात्मक अवरोध स्थापित किए और तुरंत अपना कड़ाही निकाला और त्यानिक्सुआन समेकन गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जड़ी बूटियों के लिए ये लेन देन गुहे के लिए घाटे का सौदा था, लेकिन उसने बुरा नहीं माना, क्योंकि इस गोली का महत्व किसी भी वित्तीय नुकसान से कहीं अधिक था। अगर उसे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने की चिंता न होती तो वह एक मुख्य घटक के लिए 7 ग्रेड की गोली भी बदल देता। अगले ही पल औषधीय जड़ी बूटियों की बड़ी छाती उसके बगल में दिखाई दी। एक ही विचार के साथ गुहे ने सामग्री के एक पूरे सेट को हवा में उड़ा दिया, उन्हें कड़ाही के चारों ओर व्यवस्थित किया। फिर उसकी हथेली से बैंगनी लपटों का एक समूह निकला और तेजी से कड़ाही में घुस गया। उसके बाद गुहे ने अपने स्थानिक वलय से लगभग 100 से अधिक प्रकार की औषधीय सामग्री निकाली, उन्हें रक्त गुलदाउदी संप्रदाय से प्राप्त जड़ी बूटियों के साथ मिलाया। सटीक नियंत्रण के साथ उसने उन्हें सावधानीपूर्वक गणना किए गए अनुक्रम में कड़ाही में रखा, उन्हें 2 या 3 के सेट में समूहीकृत किया। जैसे ही जड़ी बूटियां कड़ाही में प्रवेश करती हैं, वे बैंगनी लपटों की तीव्र गर्मी से घिर जाती हैं। उनका सार तेजी से निकाला जाता है, परिष्कृत किया जाता है और शुद्ध किया जाता है। गोलियों को परिष्कृत करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी, खासकर जब 8वीं कक्षा की गोलियों की बात आती थी। अवयवों की विशाल संख्या, कुल मिलाकर सैकड़ों में, उनके सार को निकालना एक बहुत बड़ा काम था। हालांकि गुहे के लिए इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आई। न केवल उनकी रसायन विज्ञान की कुशलता असाधारण स्तर पर थी, बल्कि उनकी जीवनबद्ध दिव्य ज्वाला की शक्ति ने शोधन प्रक्रिया को कम से कम 10 गुना तेज कर दिया। 7 से 8 घंटे बाद कड़ाही के आसपास की सभी जटिल सामग्री पूरी तरह से परिष्कृत हो चुकी थी। एक बार में निष्कर्षण का पहला चरण पूरा करने के बाद गुहे ने विराम नहीं लिया। इसके बाद सम्लन चरण आया। अपनी कलाई के एक झटके से कड़ाही के चारों ओर तैर रहे विभिन्न हर्बल पाउडर और निकाले गए सार तेजी से विलीन हो गए। उनके सटीक नियंत्रण में वे सभी चमकदार पन्ना हरे तरल के एक गोले में मिल गए। गुहे के लिए सम्लन का पहला चरण बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से और दोषरहित तरीके से आगे बढ़ा। जल्द ही कड़ाही के अंदर बैंगनी लपटों के ऊपर एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ मंडरा रहा था।
अपने अंतिम चरण के आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्माशक्ति के साथ, एक उच्च स्तरीय अर्धसंत की साधना के साथ, इन शुरुआती चरणों ने उनके लिए कोई चुनौती नहीं पेश की। जैसे जैसे वह अन्य औषधीय चूर्णों और तरल पदार्थों को मिलाता रहा, गूहे मन की शांत और स्थिर अवस्था में रहा। कई और घंटे बीत गए। उसके सामने कड़ाही में 3 अलग अलग रंग के चिपचिपे औषधीय तरल पदार्थ बन गए थे। अगला चरण इन 3 अंतिम तरल पदार्थों को एक में मिलाना था, जिससे उनकी औषधीय शक्ति एक हो जाए। ये चरण असाधारण रूप से महत्वपूर्ण था, जिसके लिए एक कीमियागर की अत्यंत सटीकता और नियंत्रण की आवश्यकता थी। थोड़ी सी भी गलती पूरी तरह से विफल हो सकती थी, जिससे सभी पिछले प्रयास विफल हो सकते थे। इस चरण की गंभीरता को समझते हुए गूहे ने अपनी एकाग्रता को चरम सीमा तक केंद्रित किया। उसकी विशाल आत्मिक शक्ति ने कड़ाही के हर इंच को घेर लिया, जिससे वह एक पल में सबसे छोटे उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकता था। उसकी सावधानीपूर्वक सतर्कता के तहत सम्लन प्रक्रिया बिना किसी बड़ी समस्या के आगे बढ़ी। हालांकि यह चरण पहले के चरणों की तुलना में काफ़ी धीमा था, लेकिन ये स्वीकार्य गति के भीतर रहा। पूरी सम्लन प्रक्रिया में पूरे 3 दिन लगे। इन 3 दिनों के दौरान गूहे ने पूर्ण ध्यान बनाए रखा। अब कढ़ाई की उठती बैंगनी लपटों के भीतर मुट्ठी के आकार का एक छोटा अंडाकार आकार का गोला बन गया था। इस गोले में सैकड़ों औषधीय अवयवों का शुद्ध सार था। हालांकि इस स्तर पर यह अभी भी केवल एक प्रोटोटाइप था, एक पूर्ण गोली होने से बहुत दूर। इसे वास्तव में एक गोली का भ्रूण रूप बनने से पहले पोषण की अवधि की आवश्यकता होगी। हालांकि यह गूहे का 8वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने का पहला मौका था, लेकिन उसका दिमाग इसके शोधन के अनगिनत सफल उदाहरणों से भरा हुआ था। कुछ समय तक गोली को पोषित करने के बाद अंडाकार आकार धीरे धीरे एक पूर्ण गोलाकार बन गया। कड़ाई के भीतर से एक समृद्ध और शक्तिशाली औषधीय सुगंध फैलने लगी। अब यह एक गोली भ्रूण कहलाने के योग्य था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम था डैन थंडर। केवल डैन थंडर का सामना करके ही यह एक सच्ची 8वीं कक्षा की गोली बन सकती थी। कीमिया की दुनिया में 8वीं कक्षा की गोलियां पहले से ही अस्तित्व के शिखर में थीं। हालांकि 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा की गोलियों के बीच सिर्फ एक ही कक्षा का अंतर था, लेकिन यह अंतर वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी जितना ही विशाल था। 8वीं कक्षा की गोलियों में चेतना का एक रूप और यहाँ तक कि बुद्धि का एक अल्पविकसित स्तर भी था। दूसरे शब्दों में 8वीं कक्षा की गोली अपनी स्वयं की जीवन शक्ति से ओतप्रोत थी। इस स्तर पर इसे एक जीवित प्राणी माना जा सकता था। इसके अलावा 8वीं कक्षा की गोलियों का वर्गीकरण असाधारण रूप से सटीक था। उनकी गुणवत्ता का अंदाजा अब सिर्फ दिखावट से नहीं लगाया जा सकता था, बल्कि उनके द्वारा आकर्षित किए गए डैन थंडर के रंग से लगाया जा सकता था। गोली की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, उसके निर्माण के दौरान उसके डैन थंडर उतने ही अधिक रंग प्रदर्शित करेंगे। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई गोली 9 रंगों वाले डैन थंडर को बुला सकती है, तो इसका मतलब होगा कि वह गोली पौराणिक 9वीं कक्षा के दायरे में पहुंच गई है, जिसमें खुद सच्ची रचना की शक्ति है। कुछ घंटों बाद ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन के भीतर संचित ऊर्जा हिंसक रूप से कांपने लगी थी। गूहे की आस्तीन के एक झटके से ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन का ढक्कन तुरंत खुल गया। ऊर्जा की एक भयानक लहर कॉल्ड्रॉन से बाहर निकली, जो इसकी आंतरिक दीवारों से टकराकर एक कान फाड़ देने वाली धातु की आवाज़ पैदा कर रही थी। हालांकि कॉल्ड्रॉन ने एक अवरोध के रूप में काम किया, फिर भी कुछ ऊर्जा उतार चढ़ाव बच निकलने में कामयाब रहे। 100 मीटर के दायरे में बड़े बड़े पत्थर शॉकवेव के नीचे तुरंत टूट गए। एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ और पत्थर के टुकड़े हवा में बिखर गए। धमाका! जैसे ही भारी ऊर्जा तरंगें बाहर की ओर फैली, ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। अगले ही पल गहरे बैंगनी रंग की लपटों का एक विशाल स्तंभ एक तेज फुफकार के साथ सीधे आसमान में उछला, यहाँ तक कि गूहे ने इसके चारों ओर जो सील लगाई थी, उन्हें भी तोड़ दिया। धधकती आग का खंभा आसमान में उड़ गया, इसकी चिलचिलाती चमक दर्जनों मील तक दिखाई दे रही थी। आग की लपटों के भीतर से निकलती ऊर्जा दूर दूर तक फैल गई, जिससे आसपास के सभी जादुई जानवरों के दिलों में दहशत फैल गई। कमजोर जानवर सहज रूप से जमीन पर गिर गए, कांपने लगे और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। हे भगवान, दुनिया में क्या हो रहा है? आग का इतना भयानक खंभा क्यों दिखाई दिया है? उस लौ के भीतर की ऊर्जा, उसके करीब जाने का मतलब निश्चित मृत्यु है। ये सुदूर पर्वत श्रृंखला विशेष रूप से शक्तिशाली जादुई जानवरों का घर नहीं थी। यहाँ के सबसे शक्तिशाली जानवर मुश्किल से उन्नत छठी रैंक तक पहुँच पाए। हालांकि ये वास्तव में ये अधिक बुद्धिमान छठी रैंक के जानवर थे जिन्हें सबसे अधिक भय का एहसास हुआ। पहाड़ों में इस तरह की अप्राकृतिक घटनाओं का अक्सर एक ही मतलब होता था, उनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा। फिर भी उनमें से सबसे शक्तिशाली, एक शीर्ष छठी रैंक का सिल्वरबैक वुल्फ किंग, कुछ समझ गया था। इसकी विशाल पुतलियां अग्निस्तंभ पर टिकी हुई थीं और यह धीमी आवाज में बुदबुदाया, क्या ये कोई मानव कीमियागर हो सकता है जो गोलियां परिष्कृत कर रहा हो? इतनी बड़ी ऊर्जा में उतार चढ़ाव, वह मानव एक पौराणिक 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत कर रहा होगा।
पहाड़ों में असंख्य जादुई जानवर डर कर देख रहे थे। आकाश के शिखर पर, जहां अग्निस्तंभ समाप्त हुआ था, एक असामान्य धुंध तेजी से बन गई। कुछ ही क्षणों में धुंध घने काले बादलों की परत में संघनित हो गई, जो स्पष्ट रूप से बिजली के तूफान का रूप ले रही थी। आसमान में गरजते बादलों को इकट्ठा होते देखकर देखने वाले जानवरों के दिलों में एक सहज भय पैदा हो गया। जादुई जानवरों की दुनिया में जो लोग मानव रूप लेना चाहते थे, उनके पास दो संभावित रास्ते थे, या तो एक अत्यंत दुर्लभ परिवर्तन की गोली प्राप्त करना, या एक स्वर्गीय क्लेश सहना, एक बिजली की आपदा जो एक बार बच जाने पर उन्हें मानव रूप के साथ साथ मानव जाति की बुद्धि और साधना प्रतिभा प्रदान करती थी। इस समय कुछ प्राचीन जादुई जानवरों को छोड़कर जो इस तरह के कष्टों से गुजरे थे, अधिकांश ने मान लिया था कि कोई उच्च श्रेणी का जादुई जानवर अपने परिवर्तन से गुजर रहा है। अपनी सांसों को रोककर वे आकाश में घूमते तूफानी बादलों को स्थिर रूप से देखते रहे। अनगिनत चौकस आंखों के नीचे गरजते बादल मंथन करते और उबलते रहे। अचानक हरे और चांदी के प्रकाश की धारियां उभरी, जो बनने वाली गोली बिजली को दो रंग की चमक से भर देती हैं। इस बिजली के बादल में दो रंग क्यों हैं? मुझे पता था, ये किसी जानवर के परिवर्तन का कष्ट नहीं है, ये गोली बिजली है। दो रंग की गोली बिजली। क्या ये हो सकता है कि कोई मानव गुरु 8वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर रहा हो? जैसे जैसे यह एहसास फैलता गया, पर्वत श्रृंखला में बड़बड़ाहट और विस्मयादिबोधक भर गए। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी रंग दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल से ये शब्द निकले थे कि गरजते बादल एक बार फिर मंथन करने लगे। इस बार लाल रोशनी की एक लकीर चुपचाप उभरी। जानवरों की चकित निगाहों के नीचे लाल रंग तेजी से फैल गया। 1 मिनट से भी कम समय में ये प्रमुखता में अन्य दो रंगों से मेल खाने लगा। 3 रंग। ये 3 रंगों तक पहुंच गया है। पहाड़ों के भीतर अनगिनत जादुई जानवर सांस रोककर आसमान को देख रहे थे। उनमें से सबसे मजबूत ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि यह वास्तव में 8वीं श्रेणी की गोली का संकट था। और भी है, एक और रंग दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में अचानक एक तीखी चीख गूंजी, उसके बाद चौंककर चिल्लाने की आवाज आई। अनेक आंखें आसमान की ओर मुड़ी और देखा कि कैसे गरजते बादलों के बीच एक चमकदार सुनहरी रोशनी की किरण चमकने लगी। तूफान के पीछे छिपे सूरज की तरह सुनहरी चमक धीरे धीरे बाहर निकली और आसमान को विस्मयकारी चमक से रोशन कर दिया। यह 4 रंगों वाली गोली बिजली उत्तरी क्षेत्र में वास्तव में एक ऐसा भयानक कीमियागर है। सिल्वरबैक वुल्फ किंग ने अचानक उभरी चमकदार सुनहरी रोशनी को देखा। उसकी बड़ी पुतलियां सदमे से भर गईं। आकाश में शानदार गरजने वाले बादल अब 4 चमकीले रंगों से भर गए थे, हरा, चांदी, लाल और सोना। ये रंग आपस में मिल गए, जिससे तूफानी बादल एक लुभावने तमाशे में बदल गए, भोर में चमकते बादलों से भरे आकाश की तरह सुंदर। इस खगोलीय घटना की सीमा तेजी से बढ़ रही थी। अब पहाड़ों में 200 मील के दायरे में रहने वाले भी आकाश में आश्चर्यजनक दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ये 4 रंगों वाली गोली बिजली है। उत्तरी क्षेत्र में ऐसा असाधारण कीमियागर कैसे मौजूद हो सकता है? कभी भी किसी जगह को कम मत समझो। यह महाद्वीप विशाल है और अनगिनत छिपे हुए विशेषज्ञ एकांत में रहते हैं। कुछ शक्तिशाली व्यक्ति दशकों या सदियों तक बंद कमरे में साधना करते हैं। कौन जानता है, हो सकता है कि आप किसी सुदूर पहाड़ की गहराई में किसी एकांतप्रिय गुरु से अचानक मिल जाएं। इस विशाल 200 मील के क्षेत्र में पहाड़ों में प्रशिक्षण ले रहे कई मानव साधकों ने भी आकाश में असामान्य घटना को देखा था। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए थे। उस पल जैसे ही सभी मनुष्य और जादुई जानवर ने सोचा कि 4 रंग ही सीमा हैं, उमड़ते हुए गरजते बादल अचानक एक बार फिर कांपने लगे। बैंगनी प्रकाश की एक लकीर, जैसे कि दिव्य चमक स्वर्ग को भेद रही हो, चुपचाप बादलों को भेदती हुई आंधी के एक हिस्से को एक नर्म बैंगनी रंग में रंगती हुई। जिस क्षण बैंगनी प्रकाश दिखाई दिया, गरजते बादल पूरी तरह से बदल गए। 5 रंग की गोली बिजली उतर आई थी। 5 रंग की गोली बिजली, यह विश्वास से परे है। यहाँ तक कि गोली डोमेन में, जिसे कीमियागरों का स्वर्ग कहा जाता है, केवल मुट्ठी भर लोग ही कभी ऐसी गोली को परिष्कृत करने में कामयाब हुए हैं जो 5 रंग की गोली बिजली को बुला सकती है। 5 रंग की गोली बिजली, ये पौराणिक और लगभग पौराणिक घटना अब उन साधकों की आंखों के सामने प्रकट हुई थी जो केवल पहाड़ों में गहरे प्रशिक्षण ले रहे थे। वे कैसे रोमांचित नहीं हो सकते थे? अल्पविराम। 5 रंग के गरजने वाले बादलों के ठीक नीचे गूहे ने गहरी एकाग्रता की अभिव्यक्ति की। अपनी शक्ति की साधना में बिताए समय की तुलना में उसने कीमिया में जो प्रयास किया था, वह निस्संदेह बहुत कम था। शुरू में उसने केवल एक गोली को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी जो 3 रंग की गोली बिजली को बुलाएगी। हालांकि शायद इस विशेष गोली की असाधारण प्रकृति के कारण इस बार उसका प्रदर्शन सभी अपेक्षाओं से अधिक था। अब गोली लगभग पूरी हो चुकी थी। जो कुछ बचा था वह स्वर्गीय क्लेश को सहना था, और फिर वह एक त्यानिक्सुआन फाउंडेशन स्थिरीकरण गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेता। एक 5 रंग की गोली बिजली द्वारा संयमित एक उन्नत अर्धसंत के रूप में गूहे की वर्तमान शक्ति के साथ गोली बिजली के इस स्तर को सहना आसान था। धमाका।
जब गूहे ने आसमान की ओर देखा तो आसमान से बिजली की 5 बड़ी बड़ी किरणें, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग रंग से चमक रही थी, गरजती हुई नीचे ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन की ओर हिंसक रूप से गिरीं। 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को उतरते देख गूहे का दिमाग हिल गया। एक पल में उसका आकार चांदी की बिजली के एक विशाल बोल्ट में बदल गया, जो एक फ्लैश में अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया। 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग नीचे की ओर गरज रही थी और उसकी आभा इतनी प्रचंड थी कि आसपास के जादुई जानवरों को ऐसा लगा जैसे उनके दिलों की धड़कनें उसके दमनकारी बल के कारण रुक गई हों। उसी समय अचानक जमीन से आसमान की ओर चांदी की बिजली की एक किरण ऊपर की ओर उठी, जिससे जादुई जानवर और मानव साधक दोनों ही पूरी तरह से हैरान रह गए। जमीन से पिल लाइटनिंग क्यों निकल रही है? वह चांदी की बिजली। क्या ऐसा हो सकता है कि कीमियागर खुद ही पिल लाइटनिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हो? लेकिन कीमियागरों में आमतौर पर लकड़ी और आग के गुण होते हैं। कोई इतनी शक्तिशाली बिजली का हमला कैसे कर सकता है? मैंने एक बार प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि कुछ अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय कीमियागरों में जरूरी नहीं कि लकड़ी की आग की विशेषता हो। कई प्राचीन पावरहाउस विदेशी लपटों को नियंत्रित करते थे और यहाँ तक कि हवा या पृथ्वी की विशेषताओं वाले लोग भी कीमियागर बन सकते थे। यहाँ तक कि कुछ बिजली की विशेषता वाले साधकों के रिकॉर्ड भी थे जो विदेशी लपटों की कमी के बावजूद बिजली की शक्ति का उपयोग करके गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे। हिस बिजली से गोलियों को परिष्कृत करना, और कोई भी गोली नहीं बल्कि 8वीं स्तरीय गोली जो 5 रंग की गोली बिजली को बुलाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन पहाड़ों में ऐसा उल्लेखनीय व्यक्ति मौजूद होगा। अनगिनत जादुई जानवरों और मनुष्यों की चकित निगाहों के नीचे ऊपर की ओर बढ़ती हुई चांदी की बिजली आखिरकार बहुरंगी गोली बिजली की 5 अवरोही धारियों से टकरा गई। धमाका। जिस क्षण वे टकराए आकाश में एक जोरदार विस्फोट हुआ। परिणामस्वरूप प्रकाश का चमकदार विस्फोट इतना अंधा कर देने वाला था कि देखने वालों को आंखें मूंदनी पड़ी या अपनी आंखें पूरी तरह से बंद करनी पड़ीं। फिर भी विस्फोट और अंधा कर देने वाली चमक सबसे भयानक पहलू नहीं थे। असली खौफ टकराव से उत्पन्न विशाल बिजली के तूफान में था। यह अजेय बल के साथ सभी दिशाओं में फैल गया। आसन्न खतरे को भांपते हुए कई जादुई जानवर पहले ही घबराकर भाग गए थे। हालांकि 10 मील के दायरे में फंसे लोगों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। आसपास के पहाड़ों, पेड़ों और चट्टानों के साथ वे बिजली के तूफान की विनाशकारी शक्ति के सामने पूरी तरह से धूल में मिल जाएंगे। जैसे ही बचे हुए जादुई जानवरों के बीच निराशा छाने लगी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। आसमान में चढ़ी हुई चांदी की बिजली विस्फोट के बिल्कुल केंद्र में बिना किसी नुकसान के फिर से प्रकट हुई। बिजली के तूफान को फैलने देने के बजाय यह अविश्वसनीय गति से नीचे की ओर गिरा, जिससे हवा में एक काली लकीर बन गई। इसकी गति फैलते हुए बिजली के तूफान से भी अधिक थी। पलक झपकते ही यह जमीन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर उतर आया और दूर से देखने वालों की नज़रों से ओझल हो गया। उस ऊंचाई पर चांदी की बिजली एक सफ़ेद वस्त्रधारी आकृति में बदल गई। अपनी हथेली की एक तेज गति से उसने कई जटिल हाथ की मुहरें बनाई, जिससे एक अदृश्य लेकिन अपार ऊर्जा निकली जो तेजी से बाहर की ओर फैल गई और 10 मील से अधिक के क्षेत्र को कवर किया। यह विशाल ऊर्जा क्षेत्र इतना विशाल था कि आम लोग इसके किनारों को भी नहीं देख सकते थे। जिस क्षण ये दिखाई दिया, भयानक बिजली का तूफान आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया। इतने बड़े क्षेत्र में फैलने के बाद भी इसकी दमनकारी शक्ति पहले की तरह ही भयानक बनी रही। एक पल बाद अनगिनत दर्शकों की डरावनी निगाहों के नीचे बिजली के तूफान ने ऊर्जा अवरोध को ऐसे मारा जैसे कि वह किसी अभेद्य दीवार से टकरा गया हो। एक पल में तूफान पूरी तरह से बेअसर हो गया। इससे पहले कि वह और नीचे उतर पाता, इसकी विनाशकारी शक्ति पूरी तरह से मिट गई। मैं बच गया, मैं मरा नहीं हूँ, हाहा, मैं वास्तव में जीवित बच गया। जादुई जानवर जो मौत से बच निकलने में कामयाब हो गए थे, उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी आंखें कृतज्ञता और डर से भरी हुई थीं। कुछ क्षण पहले उन्होंने हजारों मीटर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को इसी बिजली के तूफान से धूल में मिलते देखा था। अगर यह उन पर गिरता तो बचना असंभव होता। सुरक्षा अवरोध स्थापित करने के बाद आकाश में ऊंचे गुहे एक बार फिर चांदी की बिजली की एक लकीर में बदल गया और 5 रंग की गोली बिजली की ओर बढ़ा जो लगातार नीचे गिर रही थी। इस स्तर की 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करते समय अधिकांश उन्नत कीमियागर पहले से ही पूरी तैयारी कर लेते थे। बिजली के संकट के कारण होने वाले ऊर्जा तूफानों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करते थे। भले ही किसी कीमियागर के पास व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने का समय न हो, लेकिन उनके व्यापक संपर्क उन्हें विनाशकारी परिणाम को रोकने में मदद करने के लिए अन्य शक्तिशाली विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की अनुमति देते थे। आखिरकार सिर्फ एक गोली को परिष्कृत करने के लिए अनगिनत कमजोर प्राणियों को मरने देना बेहद अमानवीय होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुहे जिस गोली को परिष्कृत कर रहा था, त्यानेक्सुआन फाउंडेशन स्टेबिलाइजिंग पिल का उद्देश्य प्रसव के बाद यून की जीवन शक्ति को बहाल करना था। स्वाभाविक रूप से वह इसके निर्माण को रक्तपात से दूषित नहीं होने देगा।
आसमान में गूहे ने शून्य थंडर गॉड फ्लैश की खेती से अपने शरीर में संग्रहित बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे वह विशेष रूप से 5 रंगों वाली गोली बिजली से निपटने में माहिर हो गया। यहाँ तक कि जब अंतिम संकट आया, एक विशाल बिजली का बोल्ट जो सभी 5 रंगों के साथ मिलकर शक्ति में पिछली सभी तरंगों को पार कर गया, तो उसे बिल्कुल भी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। एक ही वार से उसने इसे आसानी से नष्ट कर दिया। हे भगवान, इस कीमियागर की क्षमताएं अविश्वसनीय हैं। इतने सारे भयानक 5 रंगों वाली गोली बिजली के वार, फिर भी उसने एक ही वार से उन सभी को खत्म कर दिया। इतनी ताकत के साथ वह पहले से ही डू वेनेरेट स्तर पर पहुंच गया होगा। एक डू वेनेरेट, लेकिन कोई साधारण नहीं। डू वेनेरेट में भी कुछ ही लोग 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग का इतनी आसानी से सामना कर सकते हैं। ये कीमियागर उस स्तर पर सबसे मजबूत में से एक होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह लेई जुन विंड एंड थंडर पवेलियन के मास्टर से भी अधिक शक्तिशाली है? सबसे अधिक संभावना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी भी किसी स्थान को कम मत समझो। सतह पर लेई जुन अछूता लगता है और विंड एंड थंडर पवेलियन उत्तरी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रखता है, लेकिन वास्तव में कई छिपे हुए विशेषज्ञ कम प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं। मैंने सुना है कि विशाल मध्य क्षेत्र में डू वेनेरेट हर जगह हैं। वे बस उत्तरी क्षेत्र की बंजर भूमि को देखते हैं। यही वजह है कि विंड एंड थंडर पवेलियन अपनी मर्जी से काम करने में सक्षम है। शश, अपनी आवाज़ कम रखो। अगर हवा और थंडर पवेलियन से कोई भी तुम्हें सुन लेता है तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। गूहे की शक्ति के अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखने वाले साधक अब गहन चर्चा में थे। दुनिया के बारे में उनकी समझ बढ़ रही थी। इस बीच सभी पिल लाइटनिंग को तितर-बितर करने के बाद गूहे का सिल्वर लाइटनिंग रूप शून्य में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन के सामने खड़ा था। आखिरकार यह हो गया। गूहे ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपने चेहरे पर मुस्कान को छिपाने में असमर्थ। अगले ही पल, जैसे ही उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, हरे और नीले रंग के जीवंत मिश्रण वाली एक चिकनी कबूतर के अंडे के आकार की गोली धीरे धीरे ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन से बाहर निकली। जैसे ही गोली हवा में उठी, उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जबरदस्त उछाल इकट्ठा हो गया। एक पल में ऊर्जा एक छोटे बर्फ सफ़ेद खरगोश के रूप में संघनित हो गई, जिसका नर्म फर प्रकाश में चमक रहा था। 8वीं स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कम से कम एक आत्मा क्षेत्र आत्मा वाले कीमियागर की आवश्यकता थी। कारण सरल था, एक 8वीं स्तरीय गोली आध्यात्मिक सार से भरी हुई थी और अपनी खुद की बुद्धि विकसित कर सकती थी। केवल ऐसी गोलियों को ही सही मायने में 8वीं स्तरीय कहा जा सकता है। अब 5 रंग की गोली बिजली के क्लेश को सहने के बाद गूहे से पहले त्यानिक्सुआन फाउंडेशन स्थिरीकरण गोली में आध्यात्मिक जागरूकता का एक अभूतपूर्व स्तर था। ताज़ी परिष्कृत त्यानिक्सुआन सार स्थिरीकरण गोली और ड्रैगन आत्मा कड़ाही को सावधानीपूर्वक संग्रहित करने के बाद गूहे की आकृति टिमटिमाती हुई शून्य में गायब हो गई। जैसे ही गूहे की आभा पहाड़ी क्षेत्र से गायब हो गई, आकाश में दर्जनों मील तक फैली विशाल ऊर्जा परत भी तेजी से खत्म हो गई। वह चला गया, वह भारी उपस्थिति गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि महान कीमियागर, वह अद्वितीय शक्ति, पहले ही इस जगह को छोड़ चुका है। एक मास्टर 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है जो 5 रंग की गोली क्लेश को बुलाती है। भले ही हम उसे व्यक्तिगत रूप से न देख सकें, लेकिन जमीन में दबाए गए उसके कड़ाही द्वारा छोड़े गए निशानों की जांच करना एक सम्मान की बात होगी। ये सही है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अगर उस मास्टर ने कुछ भी पीछे छोड़ा है तो सबसे छोटी चीज़ भी, ये हमारे लिए एक अमूल्य खजाना होगा। एक पल में बुद्धिमान जादुई जानवर और इंसान दोनों ही उस स्थान की ओर बढ़ गए जहां गूहे ने अपनी गोली को परिष्कृत किया था, और अपने पीछे छोड़े गए किसी भी निशान की तलाश में भागते हुए। तियानबेई शहर में गूहे आसानी से हान परिवार की संपत्ति में वापस आ गया, विशेष रूप से हान यू और उसकी बहन के छोटे से आंगन में। इस समय उसके सामने एक सफ़ेद कपड़े पहने महिला खड़ी थी। उसने एक बहती हुई सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे, जो स्वाभाविक रूप से लटक रहे थे। उसके लुभावने सुंदर चेहरे पर एक शांत और शांत भाव था। उसके पेट के ध्यान देने योग्य सूजन के बावजूद उसकी सुंदरता और आकर्षण अप्रभावित रहा। पति, तुम वापस आ गए। गूहे को प्रकट होते देखकर महिला के शांत चेहरे पर खुशी की एक झलक उभरी। मम्मा। गूहे की आंखें गहरे स्नेह से भरी हुई थीं क्योंकि उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और यून यून के चेहरे को सहलाया। पति, लगता है ये बच्चा जल्द ही आने वाला है। पिछले 2 दिनों से इसकी हरकतें तेज हो रही हैं। यून यून ने धीरे से अपना पेट सहलाया, उसकी नज़र कोमलता से भर गई। सच में, यून, इसका मतलब है कि हम माता पिता बनने वाले हैं। गूहे के चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। अगले ही पल उसके हाथ में एक विशेष रूप से उत्तम जैड की बोतल दिखाई दी। यून, इस बोतल के अंदर एक त्यानिक्सुआन एसेंस स्टेबिलाइजिंग पिल है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया है। एक बार जब तुम बच्चे को जन्म दे दो तो इसे तुरंत ले लो।
गूहे ने समझाया। मम्मा, युन युन ने आज्ञाकारी ढंग से उससे जैड की बोतल ले ली। वह जानती थी कि गूहे शायद इस गोली को परिष्कृत करने के लिए विशेष रूप से कहीं गया था। गूहे के हान परिवार की संपत्ति में लौटने के तीसरे दिन की सुबह आसमान से हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे दिन थोड़ा धुंधला हो गया। अचानक जिस कमरे में गूहे और युन युन रह रहे थे, वहां से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। वह पैदा हुई है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गूहे, जो कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था, तुरंत अंदर भागा। उसके कई शिष्य जो पास ही खड़े थे भी उसके पीछे पीछे चले आए। उनके चेहरे खुशी से भर गए। कमरे के अंदर युन युन पहले ही उठ चुकी थी। उसने लिपटे हुए शिशु को अपनी बाहों में धीरे से हिलाया ताकि उसका रोना शांत हो सके। एक साधक के रूप में युन युन के लिए प्रसव उतना कष्टदायक या थकाऊ नहीं था जितना कि एक साधारण महिला के लिए होता। इसके अलावा उसने अभी अभी गूहे द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत 8वीं स्तरीय त्यानिक्सुआन एसेंस स्थिरीकरण गोली का सेवन किया था, जिसने उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से बहाल कर दिया था। उसका रंग चमक रहा था और वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने कभी प्रसव की पीड़ा नहीं झेली हो। युन ए, तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे उसे पकड़ने दो। गूहे आगे बढ़ा, पहले युन युन के गाल को धीरे से सहलाया और फिर शिशु को उसकी बाहों से सावधानी से लिया। नवजात शिशु को कपड़े में लपेटा गया था। वह गोरी और नाजुक थी, उसकी त्वचा जैड की तरह मुलायम थी। जैसे ही गूहे ने उसे अपनी बाहों में उठाया, शिशु ने अचानक रोना बंद कर दिया। उसकी चमकदार स्याही काली आंखें, बड़ी और गोल, एक जिज्ञासु भाव के साथ उसे घूर रही थीं। जैसे ही उसने उसकी काली चमकती आंखों में देखा, गूहे को लगा कि उसका दिल एक पल में पिघल गया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह एक छोटी बच्ची है। अब हमारी एक नई छोटी बहन है। हाँ, ये छोटी बच्ची कितनी प्यारी है। मास्टर, मुझे इसे एक पल के लिए पकड़ने दो। मैं भी इसे पकड़ना चाहता हूँ। उस पल जियाओ यीजियान, नालन यानरान और हान यू सभी इकट्ठे हो गए। नाजुक छोटी बच्ची को पकड़ने की इच्छा को रोक नहीं पाई, जो चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह दिख रही थी। यहाँ तक कि जियाओ यिन और पर्पल डायमंड वल्चर, दो छोटे बच्चों के चेहरे पर भी उत्साह साफ झलक रहा था। हालांकि जियाओ यीजियान, नालन यानरान और हान यू ने चाहे जितनी भी विनती की, गूहे ने बस उनकी बात न सुनने का नाटक किया। बच्ची को बिना छोड़े अपनी बाहों में मजबूती से पकड़े रखा। पति, क्या आपने हमारे बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? युन युन ने धीरे से हाथ बढ़ाया, बच्चे के छोटे कोमल हाथ को सहलाया और गूहे से एक कोमल मुस्कान के साथ पूछा। वह सुबह सुबह पैदा हुई थी और उस समय बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। क्यों ना हम उसका नाम यूचेन रखें? गूहे ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, वह हमेशा नामकरण के बारे में लापरवाह रहा था। ठीक है, चलो उसका नाम यूचेन रखते हैं। बिना कुछ सोचे युन युन ने गूहे के बोलते ही सहमति में सिर हिला दिया। वाह वाह! तभी स्वेडल में लिपटा बच्चा फिर से रोने लगा। मत रो छोटा यूचेन, सब ठीक है। ये देखकर गूहे ने युन युन की पिछली हरकतों की नकल की, धीरे से बच्चे को अपनी बाहों में लेकर इधर उधर हिलाया। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही गू यूचेन के जन्म को 20 दिन बीत गए। इस दिन जियाओ यीजियान, नालन यानरान और हान यू गूहे और युन युन को विदाई देने आए थे, क्योंकि वे एक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे थे। गूहे और युन युन को सम्मानपूर्वक प्रणाम करने के बाद जियाओ यीजियान ने गंभीरता से, हालांकि अनिच्छा के साथ कहा, मास्टर मालकिन, मैं कुछ समय के लिए प्रशिक्षण यात्रा पर जा रहा हूँ। मास्टर मालकिन, मैं भी प्रशिक्षण के लिए जा रहा हूँ। नालन यानरान ने कहा, मास्टर मालकिन, मैं भी प्रशिक्षण के लिए जा रहा हूँ। हान यू ने कहा, मास्टर मालकिन, हान जू भी। जियाओ यीजियान, नालन यानरान और हान यू के बाद हान जू ने भी यही इरादा जताया। उनकी बातें सुनकर गूहे ने युन युन से नजरें मिलाईं, जो छोटे यूचेन को पकड़े हुए था, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। इस यात्रा के दौरान पहले की तरह आपको हमेशा अपने पास 0Z तावीज़ रखना चाहिए और इसे कभी नहीं खोना चाहिए। इसके अलावा आपके जाने से पहले मेरे पास आपको देने के लिए कुछ चीज़ें हैं। जब उसने बात की, गूहे ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और 12Z बोतलें उसके सामने तैरने लगीं। अगले ही पल एक हल्के से धक्का के साथ बोतलें 4 सेटों में विभाजित हो गईं और 4 महिलाओं की ओर उड़ गईं। जैड की बोतलें उन्हें सौंपी जा रही थीं। उन चारों ने तुरंत सिर झुकाया और एक स्वर में कहा, मास्टर, आपके उपहार के लिए धन्यवाद। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने प्रत्येक ने बोतलें स्वीकार की और उन्हें सावधानी से संग्रहित किया। एक बार जब उन्होंने उन्हें ले लिया तो गूहे ने कहा, आप में से प्रत्येक के पास 3 बोतलें हैं। एक में 8वीं स्तरीय गोली है, जबकि अन्य 2 में 7वीं स्तरीय गोलियां हैं। ये सभी उपचार के उद्देश्य से हैं। बोतलों में गोलियों का विवरण है, इसलिए आप बाद में उनकी समीक्षा कर सकते हैं। एक 8वीं स्तरीय गोली, 2 7वीं स्तरीय गोलियां।
हालांकि जियाओ जियान और अन्य जानते थे कि उनके गुरु गूहे 8वीं स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम एक प्रसिद्ध कीमियागर थे, फिर भी वे चकित थे। एक बार में 4 8वीं स्तरीय गोलियां और 8 7वीं स्तरीय गोलियां देना, विशेष रूप से जीवन रक्षक औषधीय गोलियां, उदारता का एक ऐसा कार्य था जो चौंकाने वाला था। इस समय जियाओ जियान और अन्य लोगों ने इस उपहार की विशालता से अभिभूत होकर अपने चेहरों पर तीव्र प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित कीं। इस बीच जिस क्षण गूहे ने अपने शिष्यों को गोलियां स्वीकार करते देखा, उसे तुरंत लगातार 12 सिस्टम सूचनाएं प्राप्त हुईं। अपने शिष्यों को गोलियां उपहार में देने के इस कार्य ने उन्हें तुरंत 4 9वीं स्तरीय रहस्यवादी गोलियां और 8 9वीं स्तरीय खजाने की गोलियां प्रदान कीं। इस समय गूहे की संपत्ति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। 4 9वीं स्तरीय रहस्यवादी गोलियां और 8 9वीं स्तरीय खजाने की गोलियां, ऐसा खजाना जो किसी को भी नहीं मिल सकता था। यहाँ तक कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट की शीर्ष स्तरीय ताकतों जैसे कि पिल टॉवर के बीच भी यह बेजोड़ है। यहाँ तक कि पौराणिक कीमियागर शाही कबीले, मेडिसिन कबीले को भी इस तरह के संग्रह से ईर्ष्या होगी। अगर इस बात की खबर फैली तो पूरा महाद्वीप उन्माद में आ जाएगा। यहाँ तक कि शक्तिशाली शाही कबीले भी इन गोलियों के लिए लालची हो जाएंगे। इन 9वीं स्तरीय उपचार गोलियों के साथ ये डूसेंट के स्तर के लोगों को एक अतिरिक्त जीवन देने के बराबर था। स्वर्ग और पृथ्वी के सार से भरपूर 9वीं स्तरीय रहस्यवादी गोलियां उच्च स्तरीय डूसेंट को भी जबरदस्त लाभ प्रदान कर सकती हैं। गूहे ने अपने शिष्यों को जो गोलियां उपहार में दी थीं, वे हॉल ऑफ सोल्स के चौथे स्वर्गीय एल्डर जूहे के माध्यम से प्राप्त संसाधनों से उत्पन्न हुई थीं। उस दिन जूहे को गूहे के आदेश मिलने के बाद उसने गूहे द्वारा प्रदान की गई 7वीं स्तरीय गोलियों का एक बैच गुप्त रूप से ले लिया और अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ व्यापार करने या उन्हें नीलाम करने के लिए मध्य क्षेत्र के प्रमुख शहरों की यात्रा की। उत्तरी क्षेत्र में अपनी पिछली वापसी के दौरान जूहे ने 8वीं श्रेणी की 4 गोलियां और विभिन्न प्रकार की 7वीं श्रेणी की 20 से अधिक गोलियां वापस लाईं। अपने शिष्यों को इन गोलियों का कुछ हिस्सा वितरित करके गूहे को तुरंत 10,000 गुना लाभ हुआ, जिससे उनकी संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। धन्यवाद गुरु। जियाओ जियान और अन्य लोगों ने एक बार फिर कृतज्ञता में सिर झुकाया। वे अब अपने गुरु के प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं खोज पा रहे थे। ठीक है, अब जाओ और जैसा तुम्हें करना चाहिए वैसा प्रशिक्षण लो। याद रखो, अगर तुम इस बार अपने मिशन को पूरा करने में विफल रहे तो मैं वास्तव में तुम्हें सजा दूंगा। गूहे ने अपना हाथ हिलाया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही गंभीर हो गई। बेशक उसके मन में जो सजाएं थीं वे शारीरिक नहीं थीं, बल्कि कारावास या प्रतिबंध जैसी हल्की अनुशासनात्मक कार्रवाई थीं। गुरु, मैं याद रखूंगी। जवाब देने में जियाओ जियान ने अगुवाई की। वह गूहे की सजा से नहीं बल्कि उसे निराश करने से डरती थी। अगर वह अपना प्रशिक्षण मिशन पूरा करने में विफल रही और उसे निराश कर दिया तो यह उसके लिए सबसे असहनीय भावना होगी। मास्टर, हम भी याद रखेंगे। जियाओ जियान के बाद अन्य तीनों ने एक स्वर में जवाब दिया। अब जाओ। गूहे की अभिव्यक्ति पहले की कठोरता से फिर से नर्म हो गई। जैसे ही उसने उन्हें जाने के लिए इशारा करते हुए विदा किया, जियाओ जियान तुरंत नहीं गई। इसके बजाय वह जल्दी से यून के पास चली गई। उसकी नज़र नर्म थी क्योंकि वह छोटे यूचेन को स्वेडल में देख रही थी। जैसे ही जियाओ जियान पास आए, छोटी यूचेन ने अपनी चमकीली पानी भरी आंखें चौड़ी की और जिज्ञासा से भरी नज़र से उसे देखा। उसकी मनमोहक अभिव्यक्ति ने उसे प्यार किए बिना रहना असंभव बना दिया। छोटी यूचेन, मैं तुम्हारी बहन जियान रहूं। अगली बार जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें मुझे याद रखना चाहिए, ठीक है? जैसे ही जियाओ जियान ने कहा, उसने अपने पतले जैड जैसे हाथ आगे बढ़ाए। अगले ही पल उसके हाथ में एक सफ़ेद और हरे रंग का जैड ब्रेसलेट दिखाई दिया, जिसे उसने ध्यान से छोटे यूचेन की छोटी गोरी कलाई पर पहना दिया। ब्रेसलेट को सुरक्षित करने के बाद जियाओ जियान मुस्कुराते हुए यून की ओर मुड़ा। मालकिन, मैंने ये ब्रेसलेट खुद बनाया है। इसे छोटे यूचेन को मेरा पहला उपहार माने। स्वेडल में जीवंत छोटे बच्चे को देखते हुए यून भी गर्मजोशी से मुस्कुराए। जियानर, यह आपकी बहुत सोच समझ कर की गई बात है। यूचेन की प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसे ब्रेसलेट वाकई पसंद है। अलविदा यूचेन, अगली बार जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें याद रखना होगा कि मैं तुम्हारी बहन जियान एर हूँ। जियाओ जियान ने बच्चे को विदाई देते हुए हाथ हिलाया। यूचेन, तुम्हारी बहन जियान एर तुम्हें अलविदा कह रही है। यून ने धीरे से कहा, जैसे कि वह उनकी बातें समझ सकती थी। छोटी यूचेन ने अचानक अपना कोमल छोटा हाथ उठाया और उसे इधर उधर घुमाया। हाँ, मालकिन, यूचेन मुझे अलविदा कह रहा है। जियाओ जियान का चेहरा खुशी से चमक उठा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग भी हंस पड़े। कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद जियाओ जियान, नालन यानरान, हान बहनें, जियोयिन और बैंगनी दानव गिद्ध के साथ आखिरकार हान एस्टेट से विदा हो गईं और तियानबेई शहर छोड़ दिया। बेशक जाने से पहले हान बहनों ने अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए अपने पिता हानची को पहले ही अलविदा कह दिया था।
हान हान परिवार का एकमात्र सदस्य था जो अपनी बेटियों की साधना प्रगति और उनके कुछ गुप्त मामलों के बारे में जानता था। इसलिए जब उसने सुना कि वे प्रशिक्षण के लिए निकल रहे हैं, संभवतः उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर मध्य महाद्वीप के अन्य हिस्सों में जा रहे हैं, तो उसने ज्यादा आपत्ति नहीं की। आखिरकार बेटियां अंततः अपना रास्ता खुद ही बना लेंगी। अब हान यू की साधना पहले से ही उससे आगे निकल चुकी थी, भले ही वह एक उच्च पदस्थ राजा था। जियो यी जियान और अन्य लोगों के लिए उनकी शुरुआती यात्रा एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ योजनाबद्ध थी। तियानबेई शहर छोड़ने के बाद उन्होंने दुर्लभ खजानों और प्राकृतिक सामग्रियों की अफवाहों के आधार पर एक मार्ग का अनुसरण किया जो उनकी शारीरिक संरचना को बढ़ा सकता था। अपनी यात्रा को तेज और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जियाओयिन ने एक छोटा सा बलिदान दिया, अपने विशाल शून्य जानवर के रूप में परिवर्तित हो गई और जियाओ यी जियान, नालन यानरान, हान बहनों और बैंगनी दानव गिद्ध को अपनी पीठ पर ले गई। हालांकि जियाओयिन ने अपनी आभा को दबाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उसकी उपस्थिति ने जादुई जानवरों के बीच कथनीय भय पैदा कर दिया जहां भी वह दिखाई देती थी। जियाओयिन की अविश्वसनीय गति के कारण उन्हें तियानबेई शहर से 10,000 मील दूर एक विशाल पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने में 4 दिन से भी कम समय लगा, तियानमू पर्वत श्रृंखला की दूरी से कहीं ज्यादा। यहां तक कि हान यू के लिए, जो उत्तरी क्षेत्र की मूल निवासी थी, यह अब तक की सबसे लंबी यात्रा थी। यहाँ के जादुई जानवर तियानमू पर्वत श्रृंखला के जानवरों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इसके अलावा तियानमू के विपरीत, जहाँ एक ही जादुई जानवर की जाति पूरे क्षेत्र पर शासन करती है, यहाँ पर कई गुट प्रभुत्व के लिए होड़ करते दिखते हैं। ये हमारे लिए प्रशिक्षण के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए, जियो यी जियान ने रुकते हुए विश्लेषण किया।